कभी सोचा है कि बाजार जब गिर रहा होता है तब भी कुछ माहिर इन्वेस्टर्स पैसा कैसे बना लेते हैं? इसका राज छिपा है फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे पावरफुल टूल्स में। आज हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और उन्हें इतना आसान बना देंगे कि हर कोई समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का बस एक ही सीधा साधा तरीका है, कुछ खरीदो और उम्मीद करो कि उसकी कीमत बढ़ जाए। लेकिन सोचिए, अगर मार्केट महीनों तक एक ही जगह पर रुका रहे या इससे भी बुरा नीचे जाने लगे तो क्या होगा? क्या बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि कुछ सबसे बड़े मौके इन्हीं हालात में छुपे होते हैं। इससे पहले कि हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस की दुनिया में गोता लगाएं, हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद जरूरी आइडिया को समझना होगा। ये आइडिया ही हर चीज की बुनियाद है, एक अंडरलाइंग एसेट और उससे निकलने वाली चीज यानी डेरिवेटिव के बीच का फर्क। चलिए इसे एकदम आसान कर देते हैं। जरा इस सेब के बारे में सोचिए। ये असली है, इसे हम छू सकते हैं, खा सकते हैं। इसकी अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है। फिनेंस की दुनिया में इसी को हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। ये वो असली चीज है जिसकी अपनी कोई कीमत है। अब मान लीजिए कि हम इस सेब को लेते हैं और इसका जूस बना देते हैं। अच्छा, अब इस जूस की वैल्यू कहां से आई? जाहिर सी बात है, सेब से। अगर सेब ही नहीं होगा तो जूस की कोई कीमत नहीं है। बस यही एक डेरिवेटिव होता है। इसकी कीमत पूरी तरह से किसी और चीज पर, हमारे अंडरलाइंग एसेट पर टिकी होती है। ठीक इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस उस सेब के जूस की तरह हैं। वो अपने आप में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी अपनी कोई अंदरूनी कीमत नहीं होती। उनकी सारी की सारी वैल्यू रिलायंस के शेयर या फिर पूरे निफ्टी 50 इंडेक्स जैसे अंडरलाइंग एसेट की परफॉर्मेंस से ही निकल कर आती है। तो अब जब ये बुनियाद समझ आ गई है तो चलिए दो मेन तरह के डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, तो थोड़ा करीब से देखते हैं। और बोरिंग डेफिनेशंस के बजाय हम इन्हें समझने के लिए दो सिंपल रियल लाइफ कहानियों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर्स की। सोचिए, एक किसान है जो अपनी गेहूं की फसल को लेकर परेशान है। वो एक खरीदार के साथ एक डील करता है, भाई मैं अगले साल तुम्हें 100 किलो गेहूं 20 रुपए किलो के भाव पर बेचूंगा। वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब अगले साल गेहूं का भाव चाहे 30 रुपए हो जाए या 10 रुपए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों को वो सौदा 20 रुपए पर ही पूरा करना ही पड़ेगा। ये एक मजबूरी है, एक पक्का वादा। तो फ्यूचर्स के बारे में कुछ बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, कीमत आज तय होगी, सौदा भविष्य में होगा। दूसरी, दोनों पार्टियों के लिए ये वादा निभाना जरूरी है, मतलब ये एक बाध्यता है, कोई भी पीछे नहीं हट सकता। तीसरी, इसका मेन मकसद कीमतों के उतार चढ़ाव के रिस्क से बचना है, जिसे हेजिंग कहते हैं। और चौथी बात, ज्यादातर सौदे कैश में ही सेटल हो जाते हैं। असली में गेहूं की बोरी इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसकी तुलना ऑप्शन से करते हैं। मान लीजिए किसी को एक घर पसंद आ गया है, पर वो अभी खरीदने को तैयार नहीं है। वो मालिक को एक छोटा सा नॉन रिफंडेबल टोकन अमाउंट देता है ताकि अगले 2 महीनों के लिए घर की कीमत फिक्स हो जाए। अब उसके पास उस कीमत पर घर खरीदने का हक तो है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। अगर उसे कोई और अच्छा घर मिल गया तो वो बस उस टोकन मनी को भूलकर आगे बढ़ सकता है। तो बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। फ्यूचर्स एक लोहे की जंजीर की तरह है, एक पक्का अग्रीमेंट जिसे तोड़ नहीं सकते। वहीं ऑप्शंस एक चाबी की तरह है। ये एक दरवाजा खोलने का ऑप्शन देता है, पर किसी को उस दरवाजे से गुजरने के लिए मजबूर नहीं करता। एक तरफ है मजबूरी और दूसरी तरफ है मर्जी। चलिए अब इन्हें साइड बाय साइड रखकर देखते हैं कि इनमें मेन फर्क क्या है। एक वादा और एक संभावना में क्या अंतर है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है इनकी प्रकृति में। फ्यूचर्स एक पक्का वादा है, एक बाध्यता, मतलब सौदा करना ही पड़ेगा, जबकि ऑप्शन सिर्फ एक अधिकार है, मर्जी है। दूसरा फर्क है रिस्क का। फ्यूचर्स में प्रॉफिट और लॉस दोनों अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन खरीदने वाले का रिस्क लिमिटेड होता है, उतना ही जितना उसने टिकट खरीदने के लिए प्रीमियम दिया है। और तीसरा, फ्यूचर्स के लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे मार्जिन मनी कहते हैं, वो रखना पड़ता है, जबकि ऑप्शन के लिए बस एक छोटी सी फीस यानी प्रीमियम देना होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इसमें इतना रिस्क है तो लोग इसमें ट्रेड करते ही क्यों हैं? क्या वजह है इसके इतने पॉपुलर होने की? इसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है लिवरेज। लिवरेज का मतलब है कम पैसे में बड़ा खेलना, जैसे सिर्फ 10,000 लगाकर 1 लाख के शेयर्स पर अपनी पोजीशन बना लेना।
इसके अलावा मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, एफएनओ में दोनों तरफ पैसा कमाने का मौका मिलता है। और हाँ, ये अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट के रिस्क से बचाने यानी हेजिंग का भी एक बहुत अच्छा टूल है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और एफएनओ का ये दूसरा पहलू समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस लिवरेज से प्रॉफिट कई गुना होता है, उसी लिवरेज से लॉस भी कई गुना हो सकता है। ऑप्शंस की वैल्यू एक्सपायरी पास आते आते हवा की तरह उड़ जाती है, जिसे टाइम डिके कहते हैं। और सच कहूं तो इसकी रफ्तार और कॉम्प्लेक्सिटी इसे एक लत में भी बदल सकती है। तो सवाल उठता है कि अगर ये टूल्स इतने पावरफुल हैं तो इन्हें बनाया ही क्यों गया था। यहीं पर चीज़ें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। असल में इनका इस्तेमाल दो बिल्कुल अलग मकसदों के लिए किया जाता है। एक है असली बिजनेस के रिस्क से खुद को बचाना, जिसे हेजिंग कहते हैं, और दूसरा है सीधे शब्दों में कहें तो जुआ खेलना, जिसे सट्टा या स्पेकुलेशन कहते हैं। एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को डर है कि कहीं स्टील की कीमतें गिर ना जाए, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा। दूसरी तरफ मारुति, जो अपनी कारें बनाने के लिए स्टील खरीदती है, उसे चिंता है कि कहीं कीमतें आसमान न छूने लगें, जिससे उनकी लागत बढ़ जाएगी। ये जो अनिश्चितता है, ये दोनों कंपनियों को रोक कर रखती है, और वो नए कारखानों या मॉडल्स में पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। और यहीं पर एफएनओ का असली जादू काम आता है। एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके जेएसडब्ल्यू स्टील एक तय कीमत पर स्टील बेचने के लिए और मारुति उसी कीमत पर खरीदने के लिए राजी हो सकती है। और बस अचानक से सारी अनिश्चितता गायब। अब वो दोनों भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसी को कहते हैं हेजिंग, यानी अनिश्चितता के खिलाफ एक तरह का बीमा खरीदना। यही वो शानदार मकसद था जिसके लिए इन टूल्स को डिजाइन किया गया था। तो अगर कोई इन टूल्स का सही तरीके से यानी हेजिंग के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है, तो कुछ बेसिक शब्दों को जानना जरूरी है। चलिए एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य हिस्सों को फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, इसके दो मेन प्रकार होते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदने का हक देता है, मतलब ये उम्मीद की जा रही है कि कीमत ऊपर जाएगी। और पुट ऑप्शन बेचने का हक देता है, मतलब ये शर्त लगाई जा रही है कि कीमत नीचे जाएगी। सिंपल है, कॉल मतलब ऊपर, पुट मतलब नीचे। स्ट्राइक प्राइस बस वो पहले से तय की गई कीमत है जिस पर आप खरीद या बेच सकते हैं। हमारे घर वाले उदाहरण में वो 1 करोड़ रुपए स्ट्राइक प्राइस था। ये वो दाम है जिस पर आपने अपना हक स्ट्राइक किया है। तो इस हक को पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, उसे कहते हैं प्रीमियम। ये बिल्कुल घर वाले उदाहरण में दिए गए टोकन मनी जैसा है, या फिर कार का बीमा खरीदते वक्त दी जाने वाली फीस जैसा। ये उस ऑप्शन को हासिल करने की लागत है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी हिस्सा, एक्सपायरी। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक आखिरी तारीख होती है। दूध के पैकेट की तरह उस तारीख के बाद वो बेकार हो जाता है। ये एक टिक टिक करती हुई घड़ी है और इसमें समय आपके खिलाफ काम करता है। लेकिन फिर आता है इसका दूसरा स्याह पहलू, सट्टा। ये तब होता है जब कोई इंसान जिसका स्टील की कीमतों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ कीमत किधर जाएगी इस पर दांव लगाने के लिए एफएनओ का इस्तेमाल करता है। वो रिस्क को मैनेज नहीं कर रहा है, वो तो और रिस्क पैदा कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी घुड़दौड़ पर शर्त लगाना, पूरी तरह से एक हाई रिस्क जुआ। और इस जुए का नतीजा वो बहुत बेरहम होता है। स्टडीज में बार बार ये बात सामने आई है कि सट्टा लगाने वाले लगभग 95% रिटेल ट्रेडर्स आखिर में अपना पैसा गंवा देते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, 20 में से 19 लोग हार जाते हैं। ये कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये जल्दी गरीब बनने का तरीका जरूर है। जैसा कि कोड बिल्कुल साफ साफ बताता है, ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ हारते ही नहीं हैं, बल्कि वो इतना बुरा परफॉर्म करते हैं कि एक मामूली सी फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। मतलब वो भारी रिस्क ले रहे हैं जीरो से भी कम रिवॉर्ड के लिए। यह है सट्टेबाजी की कड़वी हकीकत। इसका मतलब क्या एफएनओ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए? खासकर नए लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बस एक सुरक्षित रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। चलिए उसी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, सीधे एफएनओ में कभी मत कूदिए। पहले कम से कम 1-2 साल नॉर्मल स्टॉक मार्केट में समय बिताइए, अनुभव लीजिए। उसके बाद असली पैसे से नहीं, वर्चुअल मनी से पेपर ट्रेडिंग कीजिए। और जब आप सच में तैयार महसूस करें तो बहुत बहुत छोटी रकम से शुरू करें। और हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और हां, सीखना कभी बंद मत कीजिए। ये एक लाइन है जो हमेशा गांठ बांध कर रखनी चाहिए।
इस मार्केट में पैसा जितनी तेजी से आता है, यकीन मानिए उससे कहीं ज्यादा तेजी से जा भी सकता है। यहाँ ज्ञान और अनुशासन ही सबसे बड़े हथियार हैं। इतनी सब बातचीत के बाद आखिर में याद रखने वाली बात क्या है? चलिए इसे 4 सिंपल लेकिन सबसे जरूरी आइडियाज में समेट लेते हैं। नंबर 1, डेरिवेटिव्स की कीमत सेब के जूस जैसी है, वो हमेशा सेब से ही आती है। नंबर 2, फ्यूचर्स एक मजबूरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस एक मर्जी वाला विकल्प है। नंबर 3, इन्हें रिस्क से बचने के लिए बनाया गया था, कोई कसीनो बनाने के लिए नहीं। और नंबर 4, सट्टा लगाना अपने ही पैसे को आग लगाने जैसा है, जिसमें लगभग हर कोई जल जाता है। और आखिर में एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या लोगों को एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए? इस पर हर किसी की राय और अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। ये जानना हमेशा दिलचस्प होता है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं।